नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। आज आप लोगों के साथ पर्यावरणीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की यूनिट 12 और 13 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह यूनिट और यह ब्लॉक पर्यावरण में भारत में पर्यावरणीय नीति से संबंधित है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पर्यावरण और समाज के संबंध को समझने के लिए जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र को निर्धारित करता है। यद्यपि हम ये जानते हैं कि विश्व स्तर पर किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानें कि पर्यावरणीय समस्या जो कि पिछले अध्यायों में हमने हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह की पर्यावरणीय समस्याएँ हैं। पर्यावरणीय समस्याओं को अगर हम एक सूत्र में बाँधें, तो सबसे जो एक संकल्पना निकल के आती है, वो विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानी जाती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव समाज के हर एस्पेक्ट पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इससे मानव सभ्यता के लिए किस प्रकार से एक खतरा है? ग्लोबल वार्मिंग सदी के सबसे खतरनाक मुद्दों में से एक है, जिसने हमारे वैश्विक समाज के ताने-बाने को हिला कर रख दिया है। यह केवल जलवायु और विज्ञान का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के बहुआयामों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भू-राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति और निश्चित रूप से किसी भी जीवनी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडलीय स्तर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की अवृद्धि की अवक्षेपित हलचल है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन का जलना और शहरों एवं नगरों की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना उनमें से एक प्रमुख कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़-पौधे हमारे आसपास ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति करते हैं और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अत्यधिक प्रवाह की भरपाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखती है और यदि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता उसकी सीमा से अधिक हो जाती है, तो इसका एक घातक प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले अध्यायों में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो औद्योगिक उत्पादन की पद्धति में जो तीव्रता आई, उसकी वजह से वनों के कटाव और ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होने लगा समाज में। अब बात आती है कि गंभीर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो चुनौतियाँ सामने आती हैं। जब हम मुकाबले की बात करते हैं, उसको कहते हैं कि हम पर्यावरण में जो समस्याएँ हैं या ग्रीन हाउस गैस को कैसे हम लिमिट करें, कैसे सीमित करें। तो जो चुनौतियाँ आती हैं, उससे निपटने के लिए क्या-क्या उपाय विश्व स्तर पर और भारत देश के स्तर पर किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम बात करते हैं, हम उन नीतियों और कार्यक्रमों को भी पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, जिन्हें समाज ने लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के इस संकट का मुकाबला करने के लिए अपनाया है। 20वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग की जो नीतियाँ हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 1970 के दशक के मध्य में जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक विचार न रह करके तीव्र गति से सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन गया। जून 1973 में जलवायु के बदलावों और इनके परिवर्तनों पर एक औपचारिक चर्चा स्टॉकहोम में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पर हुई। यह सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन, जैसा कि आप जानते हैं, जून 5 से लेकर के जून 16, 1972 तक आयोजित किया गया था। यह शायद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा सम्मेलन था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। सम्मेलन में घोषणा की गई कि मानव जाति का पूरे जिम्मेदारी से ध्यान एक अत्यंत शांतप्रिय ग्रह की स्थापना पर होना चाहिए। यानी संपूर्ण विश्व का उद्देश्य एक शांतप्रिय और जो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, उसकी स्थापना पर होना चाहिए। 1979 में आयोजित पहले विश्व जलवायु सम्मेलन ने व्यापक राजनीतिक क्षितिज पर जलवायु परिवर्तन को तैयार करने की कोशिश की, जिसमें 1985, 1987 और 1988 में इसी तरह की बैठकों को बढ़ावा दिया गया। यह 1985 का साल था जब ग्रीन हाउस गैस पर सलाहकार समूह, जिसे एजीजी
के नाम से जाना जाता है का गठन ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष जोर देते हुए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय नीति सिफारिशों का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। सबसे ज्यादा महत्व कार्बन उत्सर्जन को दिया गया, जिसका समझौता शायद 1988 में टोरंटो सम्मेलन में हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों की तुलना लगभग एक परमाणु युद्ध से की गई और हमें इसकी घातकता के बारे में भी चेतावनी दी गई थी। यानी कि जितना नुकसान, जितना हानि एक परमाणु युद्ध होने से हो सकता है पृथ्वी को और मानव समाज को, उतना केवल जो है ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जो खतरे उससे हो सकता है। डकार में आयोजित फ्रैंकोविन शिखर सम्मेलन, छोटे द्वीप राज्यों की बैठक, G7 की बैठक, राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष जैसी बैठकें इस संदर्भ में उल्लेखनीय कुछ बैठकों में से थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन को गंभीर महत्व के वैश्विक राजनीतिक मुद्दे के रूप में आवाज दी गई थी। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जिसने पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र जारी किया था। इसी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की शुरुआत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ही था जिसने सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों की संकल्पना एवं अवधारणा की थी। CBDR ने घोषणा की कि दुनिया भर के सभी राज्य, सभी देश अपने पर्यावरणीय प्रहारों के कारण पृथ्वी पर हुए नुकसान को पूरा करने के लिए साझा दायित्व के हकदार होंगे। यानी जो भी नुकसान पृथ्वी पर हुआ है या जो पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, वो उसका एक साझा दायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा। हालांकि इसने पर्यावरणीय रखरखाव से संबंधित मामलों में सभी राज्यों की समान जिम्मेदारियों से इनकार कर दिया था। ऐसा भी माना गया कि जो पर्यावरणीय रखरखाव की जो जिम्मेदारी होगी, प्रमुख जिम्मेदारी, उसमें सभी देशों को समान जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। उसके अलग अलग अपने कारण होंगे, कोई अमीर है, कोई गरीब है। अर्थ समिट ने विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित किया, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक समृद्धि की असमानता को दर्शाता है। जो अर्थ समिट हुई थी उसमें, जैसा कि अभी हमने पहले बात चर्चा किया कि पर्यावरण के रखरखाव के लिए जिम्मेदारियां जो हैं उनको समान रूप से सभी देशों पर नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो आर्थिक समृद्धि का बहुत अंतर पाया जाता है, असमानता पाई जाती है। CBDR सिद्धांत ने माना कि ग्लोबल वार्मिंग में औद्योगिकरण एक प्रमुख हितधारक था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक स्टेक होल्डर था। इसलिए औद्योगिक देशों को इसके लिए जवाबदेह रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण जो था वो औद्योगिकरण था। जो औद्योगिक देश है उनकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ाती हैं। राज्यों ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की। इस पर एक समझौता सहमति, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल मेमोरेंडम साइन हुआ कि जो औद्योगिक देश हैं, जो G7 देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को अधिक तरीके से निभाएंगे। चूंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब कर दिया है, इसलिए उन्हें विकासशील देशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार पार्टियों का पहला जो सम्मेलन COP 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। हालांकि COP सर्वोच्च निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। सभी राज्य, यानी सभी देश जो इसके पक्षकार हैं, सम्मेलन में COP के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। वह COP द्वारा अपनाई गई नीतियों और अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन का आकलन करते हैं। ऐसी संस्था के प्रभावी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसलिए COP की बैठक हर साल संयुक्त राष्ट्र के 5 मान्यता प्राप्त क्षेत्रों के बीच होती है, यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और मध्य और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों के बीच में। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच अब एक बात आती है कि ये तो विश्व स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, पर्यावरणीय रखरखाव की जिम्मेदारी के वहन के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किया गया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया हो, चाहे वो तमाम जो जलवायु समिट हुई है उसके द्वारा किया गया हो, और विकसित और विकासशील देशों के बारे में जो COP के द्वारा निर्धारित नीतियां हैं उसको उजागर किया गया हो।
परंतु अब बात निकल के आती है कि भारतीय समाज में भारत ने इस पर्यावरणीय रखरखाव के खास करके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या कदम उठाए, किस तरह के कदम कदम उठाए और उनकी नीतियां भारत की क्या रही हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच पहली बार विचार विमर्श करने के लिए जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। जब भारत सरकार अपनी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था में उतर रही थी, उस दौरान विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन एक मुद्दे के रूप में काफी जटिल समस्या है। न केवल भारत के लिए मगर सारे विकासशील देशों के लिए बहुत जटिल समस्या है। इस प्रकार के देशों का यह पावर गेम एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय नीति अधिकार क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जहां से तर्क उत्पन्न होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग नीतियों के बीच एक स्पष्ट अनिश्चितता है, खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय नीति बहस की बात करते हैं और विशेष रूप से जब हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं, तो चर्चा और भी आकर्षक हो जाती है। भारत कई आयामों वाला देश है, जो एक बॉक्स में फिट होने से इनकार करता है। हमारी अगर विदेश नीति को देखा जाए, इतिहास देखा जाए विदेश नीति का, तो भारत किसी गुट का सदस्य नहीं रहा है। इसीलिए नॉन अलाइन मूवमेंट, निर्गुट जिसको कहते हैं निर्गुट में हमेशा रहा है, एक न्यूट्रल रोल अपना प्ले करता रहा है। चाहे जो जो दो धड़े बने थे कोल्ड वॉर के टाइम में, जिसमें कहा जाए अमेरिका और रूस के बीच में, वहां भी भारत नहीं शामिल हुआ। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे दौर आए विश्व राजनीति के, विश्व भू राजनीति के, उसमें भारत ने अपनी एक अलग ही पहचान, अपनी एक अलग पोजीशन को बनाए रखा, जिसको गुट निरपेक्ष कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी अगर देखा जाए, पर्यावरणीय रखरखाव के संदर्भ में भी भारत को एक गुट में शामिल होना उसके विदेश नीति और उसकी नीति के खिलाफ था। इसीलिए जो माना जाए कि ये किस तरह से भारत में पर्यावरणीय रखरखाव के बारे में, खास करके ग्लोबल वार्मिंग की नीति, विश्व की जो नीतियां थी और भारत की क्या नीति होनी चाहिए, इसको लेकर के एक बहुत मुश्किल जटिल मामला बनता हुआ दिखा भारत के संदर्भ में। भारत इसलिए अपने स्वयं के जलवायु अनुसंधान को अनुकूलित करने और अपनी नीतिगत सिफारिशों का मसौदा तैयार करने में भारत की क्षमता ऐसी बाधाओं से भरी हुई थी। अब समस्या ये थी कि भारत जैसे समाज जो एक विकासशील समाज है, जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, अगर आर्थिक विकास को अगर कर्टेल किया जाएगा, उसको सीमित किया जाएगा और परियोजनाओं को सीमित किया जाएगा, तो शायद हमारे देश के विकास के लिए वो घातक होगा। तो इस वजह से ये समस्या एक जटिलता की तरफ अग्रसर हो गई। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु अध्ययन के नीति संबंधी मुद्दों के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध कार्य CSIR और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि नीति निर्माता प्राथमिक रूप से गैर सरकारी संगठन, NGO, अनुसंधान संस्थानों और निश्चित रूप से शैक्षणिक संगठनों से संबंधित होते हैं। हम लोग ये बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। नीति निर्माण इस तथ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, जिसका उत्सर्जन 2008 और 2035 के बीच लगभग 2.5 गुना बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसा दिख भी रहा है। भारतीय कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों ने अपने स्वयं के ग्रीन हाउस विकिरणों को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष उत्पन्न होता दिख रहा था। खास करके अमेरिका ने अपने आप को, चूंकि विकासशील देश भारत और चीन जैसे विकासशील देश अपने कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के संदर्भ में जो कमिटमेंट था, उससे जब वो पीछे हटने लगे, तो अमेरिका ने अपने आप को ग्रीन हाउस गैस विकिरणों को रोकने के लिए जो कानूनी रूप से समझौता था, जो बाध्यकारी संधि थी, उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दूसरी ओर विकासशील देशों ने महसूस किया कि इक्विटी के ट्रिपल तर्कों के प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन और विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को देखते हुए विकसित देशों का यह कर्तव्य है कि वे पहले उत्सर्जन को कम करें। ये बात निकल के आई कि भाई ज्यादा उत्सर्जन उन्होंने किया है, विकसित देशों ने किया है, तो उनको पहले इस पे आगे आना चाहिए, उनको बड़ा एक रोल प्ले करना चाहिए और विकासशील देश भी अपने कमिटमेंट को निभाएं। अब भारत में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, इस बात को लेकर उनको बहुत संदेह था कि राज्य यानी भारत किस हद तक जलवायु संबंधी बातचीत को बाध्य करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकता है। उनका मानना है कि उनकी अर्थव्यवस्था की अपनी घरेलू समस्याएं हैं, जिनके लिए वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता का पालन
करने वाले किसी भी कानून के लिए जाना उनके लिए मुश्किल होगा। भारत ऐसे किसी कानून प्रतिबद्धता वाले कानून को का भाग होने से के लिए उसको बड़ा कठिनाई होगी उसको। हालाँकि 21वीं सदी के पहले दशक में स्थित में जो परिस्थिति थी, जो भारत का भूमिका थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक घोषणा की कि भारत का प्रत्यक्ष उत्सर्जन कभी भी औद्योगिक देशों से अधिक नहीं होगा। ये कमिटमेंट और ये एक वादा दुनिया को विकसित देशों की तरफ किया गया। भारत पहली बार अपने उत्सर्जन को सीमित कर रहा था, या अब पहले जैसा मुक्त नहीं था। यानी ये उस तरह का अंधाधुंध उत्सर्जन नहीं था, बल्कि धीरे धीरे अपनी नीतियों में उत्सर्जन को सीमित करने की कटिबद्धता को दोहराया भारत ने, और ऐसा दिखाया भी। यह आवश्यक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अपनी सदियों पुरानी प्रतिबद्धता से बाहर आ रहा था, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था ने की ये डिमांड थी, यानी एक मांग थी, ऐसा करना पड़ा। वर्ष 2010 में आयोजित कैनकन में सीओपी के 16वें सम्मेलन के दौरान जो एक कांग्रेस के जो उस समय के पर्यावरण मंत्री थे, जो रमेश, उन्होंने घोषणा की कि सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को काफी निचले स्तर तक लाने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो अ, उन्होंने 2005 को आधार वर्ष मानते हुए 2020 तक स्वेच्छा से इसके उत्सर्जन में, यानी कार्बन के उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती करने का संकल्प लिया। भारत दुनिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन से नुकसान पहुंचाने वाला देश होने के बावजूद भी निश्चित रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता की गई थी। यानी अगर अगर जो कार्बन से जो होने वाले नुकसान है, उसमें अगर देखा जाए तो भारत कहीं पीछे पायदान पर है। लेकिन फिर भी भारत ने प्रतिबद्धता, हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर थे उस समय, जो उन्होंने ये जाहिर की। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने कहा, यह समय है कि विकसित अमीर देशों को अपने विकास को पूर्ववत या शून्य करना सीखना चाहिए, या जैसा कि वह रीडेवलप शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं, ताकि विकासशील देशों को भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का समान अवसर मिले। अब यहाँ पर एक बात समझना महत्वपूर्ण है इस भू राजनीति में, खास करके ग्रीन हाउस गैस के बारे में, जो विकासशील और विकसित देशों के बीच जो मुद्दा है, यहाँ समस्या ये आती है कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन करने का इतिहास जो विकसित देशों का रहा है, उन्होंने अपना औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास तो कर लिया। अब जब बारी विकासशील देशों को अपनी गरीबी से निकलने की आई, आर्थिक विकास को करने की आई, तब इस तरह के सैंक्शंस और प्रतिबद्धताएं आने लगी। तो इसी पर सुनीता नारायण जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इस बात को विश्व पटल पर रखा और कहा कि जो विकासशील देश हैं, वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का उनको अवसर मिलना चाहिए। और वह सवाल पूछती है, क्या हम वास्तव में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के समान गैस की खपत और उपभोग करने वाले ऑटोमोबाइल के कार्बन डाइऑक्साइड योगदान कर सकते हैं, और उनकी स्वयं से तुलना कर सकते हैं, या इसी प्रयोजन के लिए तीसरी दुनिया में कहीं भी क्या हम पश्चिम बंगाल या थाईलैंड में अपनी आजीविका और निर्वाह करने वाले किसानों के मवेशियों और चावल के खेतों की मीथेन गैस के उत्सर्जन और उसके फैलाव के साथ बराबरी कर सकते हैं, या उनसे अपनी तुलना कर सकते हैं? क्या इन लोगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है? क्योंकि इसकी प्रतिबद्धताओं में यह बात भी शामिल थी कि जो किसान अपने यहाँ जो खेती करते हैं, उससे जो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, उसको रोकने की बात है, कम करने की बात है, और बहुत तरह औद्योगिक इकाइयों को रोकने की बात है, ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात है, जो कि काफ़ी खर्चीली, बहुत महंगी पड़ती हैं। तो ये इस बात पर अपना कंसर्न जो था, वो सुनीता नारायण जी जो पर्यावरणविद है, उन्होंने अपना जाहिर किया था। भारत ने यह भी दावा किया कि विकासशील देशों को आगे बढ़ने के लिए कार्बन स्पेस की आवश्यकता है। इसके बावजूद सतत विकास के एक अग्रदूत के रूप में हमारे देश ने यह महसूस किया कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करें, जिनमें से एक जलवायु कार्रवाई की अनिवार्यताओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना है। जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक प्रमुख लक्ष्य जो है जलवायु कार्रवाई की अनिवार्यताओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना भी है। सतत विकास अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसको भी समझना अब जरूरी है, क्योंकि जो उसके
विकल्प के रूप में अगर बात की जाए, उसके निवारण के रूप में बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, तो सतत विकास एक नया विकसित कॉन्सेप्ट था और उसको भारत ने अपनाया और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके बात की चर्चा होने लगी कि सतत विकास, और खास करके यूएन ने जो सतत विकास लक्ष्य पे निर्धारित किए, उनमें से पर्यावरण वाला लक्ष्य भी, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन जो 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 ग्लोबल वार्मिंग को कम करना भी एक लक्ष्य था। तो सतत विकास क्या है, जिसको अगर हम समझे, तो अगर आप ये ध्यान दें, तो टिकाऊ विकास इसको कहते हैं। ऐसा विकास, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सतत विकास मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल करना भी जरूरी समझता है। परिणाम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जिंदा रहने की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की अखंडता, स्थिरता, प्रभावशीलता से समझौता किए बिना इष्टतम के लिए किया जाता है। लेकिन सतत विकास का एजेंडा निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन और विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों को बदल देना था। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके हित को भी ध्यान रखते हुए जो हमारे उपलब्ध संसाधन है प्राकृतिक, उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि उनके लिए भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो पाएँ। ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला है, तो हमारी जल है, ज़मीन है, जंगल है, वो सब समाप्त हो जाएँगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा विकास किया जाए, ऐसी गति से विकास किया जाए, ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें संसाधनों, प्रकृति को उतना नुकसान न पहुंचाते हुए विकास किया जाए जो हमारे आवश्यकता के लिए जरूरी हो, जिसको कहते हैं हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे सतत विकास की अवधारणा क्रमबद्ध तरीके के साथ विकसित हुई, इसने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की दृढ़ता पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब बात आती है कि जो सतत विकास है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका जो भारतीय मॉडल क्या है, भारतीय प्रारूप क्या है? क्योंकि सतत विकास को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग देशों ने अपने तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन भारत का सतत विकास ये जो मॉडल था, वो अपने तरह का भिन्न था। भारत सरकार की 2019 की सतत विकास लक्ष्यों की एक जो रिपोर्ट आई है, उसमें मुख्य जो बातें रखी गई हैं, जो मुख्य नीतियाँ हैं, उसको समझना ज़रूरी है। भारत के सतत विकास मॉडल को समझने के लिए। तो सबसे पहला था जलवायु कार्रवाई और नीतियाँ। भारत ने पहले ही नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC को अपनाया था। इसने सर्वोत्तम तकनीकों द्वारा सहायता प्राप्त संसाधनों पर काम करते हुए जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए एक चौतरफा रणनीति को रेखांकित किया था। विश्व स्तर पर भारत ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्व की भूमिका निभाई। भारत विकासशील देशों के अगुवा के रूप में, के लीडर के रूप में हमेशा UNFCCC में विकासशील देशों के पक्ष को रखता आया है और नेतृत्व प्रदान करता आया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य और संसाधनों के एक बड़े पूल को विकसित करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण की लागत में भी कटौती करना था। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो विश्व स्तर पर कई देशों के साथ भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है, उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में भी उसके सौर ऊर्जा के उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। और दूसरा जो भारतीय जो सतत विकास का मॉडल था, उसका दूसरा मुख्य बिंदु था स्वच्छ ऊर्जा। अब स्वच्छ ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीनीकृत ऊर्जा, यानी कि जो फॉसिल फॉयल से जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, उसकी बजाय ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सों का बढ़ावा दिया जाए, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं परमाणु ऊर्जा हो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसको स्वच्छ ऊर्जा का विकास किया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये आती है निकल करके जो बायोडीजल के उत्पादन की बात होती है, जो हमारे अन्य तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, उसको बढ़ावा देने की बात की, और भारत लगातार इस तरफ अग्रसर है। जैसा वर्तमान में देखा जाए तो हमारे यहाँ सौर जो हमारा जो
जो सौर गठबंधन है विश्व के साथ, उसके अलावा देखा जाए, राज्यवार देखा जाए, तो तमाम राज्य जो है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से बजट का एलोकेशन कर रहे हैं। गुजरात एक उसमें अग्रणी भूमिका के रूप में निभा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात काफ़ी आगे निकल रहा है। और जो हमारे थार मरुस्थल, जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, उसमें भी बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य का विकिरण जो होता है, जो किरण है, वो उधर क्षेत्र में आती है। तो उसका क्यों ना विद्युत उत्पादन सौर पैनल लगा करके, सौर इकाइयाँ लगा करके क्यों ना उसका दोहन किया। तो ये कहीं न कहीं भारत के कदम को, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी, उसको उसकी तरफ इशारा करता है। तीसरा आता है उत्सर्जन तीव्रता, यानी जो 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 उत्सर्जन तीव्रता है, उसके प्रति भी भारत ने अपनी भूमिका बेहतर तरीके से उसको निभाया है। अब बात आती है कि जो तीसरा प्रमुख बिंदु आता है वो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी में सुधार। यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये मिनिमाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के इस मुद्दे पर अपना पूरा ध्यान देती है। जो 2 इकाइयां हमारे भारत ने गठित की है, वो इन मुद्दों पर ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना जैसे कार्यक्रम इसके आपदा मुकाबला बलों को अधिक प्रभावी ढंग से मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी लचीलेपन क्षमता को मजबूत करने के लिए 12 भागीदार देशों के सहयोग से इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया था। पारिस्थितिकी की स्थिरता और संरक्षण की नीतियों को अपनाने के लिए राष्ट्र अपनी स्थापित क्षमता तक पहुंच भी बढ़ा रहा है। ऊर्जा दक्षता के लिए रणनीति विकसित करने के माध्यम से सतत और टिकाऊ पथ को और अधिक तेज किया जा सकता है। इसी दिशा में हम मानकों को लागू कर रहे हैं और अपने उपकरणों को लेबल कर रहे हैं। वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड लागू कर रहे हैं और उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड विकसित कर रहे हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने और पृथ्वी के लिए पैदा होने वाली प्रतिकूलताओं को रोकने में स्थायी नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, ऐसा माना जा रहा है। अब बात आती है कि जो ये सतत विकास, भारत का जो सतत विकास मॉडल है, तो यद्यपि अगर देखा जाए तो विकासशील देशों में, खास करके दुनिया की, अब चाइना के बाद अभी रिसेंटली भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का वहन करने वाला देश है। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिए हमको अधिक से अधिक उत्पादन करना है, अधिक से अधिक कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इस हेतु अगर देखा जाए तो भारत को अपने विकास से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्व बिरादरी के प्रति, इस पृथ्वी की संरक्षण के प्रति जो भारत की जिम्मेदारी है, भारत की अपनी प्रतिबद्धता है, उसको जाहिर करते हुए भारत नई नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे सौर ऊर्जा का हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो, जो जल से विद्युत उत्पन्न करने की बात हो, और बायोडीजल की बात हो। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के जो हमारा नगर विकास मंत्रालय, सड़क एवं नगर विकास मंत्रालय है, वो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सतत विकास की तरफ अग्रसर होते हुए अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, उस पर सब्सिडी भी दे रही है। बायोडीजल का इस्तेमाल, बायोडीजल का प्रपोर्शन जो है, जो उसका हिस्सा है, भाग है, प्रतिभाग हमारे फॉसिल फॉयल में, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल में, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की उस प्रतिबद्धता को और सतत विकास के अपने विशिष्ट मॉडल की तरफ अग्रसर है। और दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए। हालांकि भारत का एक इतिहास, एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है पर्यावरणीय संरक्षण के लिए, और भारत की संस्कृति भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की तरफ बात करती है। अब बात आती है भारत की नीतियों के बाद जो खंड 4 का यूनिट 13 है, जो आंदोलनों की बात करता है, जो सामाजिक आंदोलनों और पर्यावरणीय आंदोलनों की बात करता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चूंकि यहाँ पर इसके पहले अध्याय में या पहली 12 में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो आधारित था कि राज्य की
भारत एक देश की, भारत राज्य की प्रतिबद्धता क्या है, नीतियां क्या है, उसके अपने दायित्व क्या है, वो किस तरह से उसका निर्वहन कर रहा है। यहाँ पर इस यूनिट में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि जब हम बात पर्यावरण और समाज की करते हैं तो उसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज की क्या प्रतिबद्धता है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, और सामाजिक आंदोलन उसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सामाजिक आंदोलन। या पर सामाजिक आंदोलन का आशय सामूहिक विरोध प्रदर्शन करना है जो किसी विशिष्ट और खास मुद्दे के खिलाफ छेड़े जाते हैं और जो शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सामाजिक जीवन की सामान्य गति को बाधित करते हैं। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं, वे प्रयास होते हैं, सामूहिक रूप से लोगों के प्रयास होते हैं जो या तो समाज में बहुत बड़े परिवर्तन को लाने के लिए किए जाते हैं, बुराइयों को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए किए जाते हैं, या फिर जो परिवर्तन हो रहे हैं और वो समाज के पक्ष में नहीं है, उनका विरोध करने के लिए किए जाते हैं। तो परिवर्तन को रोकने और परिवर्तन लाने दोनों के लिए सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये दिखाता है कि समाज में परिवर्तन केवल राज्य की भूमिका से नहीं निश्चित हो सकता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए समाज की भूमिका और समाज समुदायों का योगदान, नागरिकों का योगदान बहुत ही जरूरी है। तो सामाजिक आंदोलन को इस तरह से देखें। सामाजिक आंदोलन की जहाँ तक बात होती है तो उसको हम दो तरह के सामाजिक आंदोलन हम लोग समझते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है परंपरागत सामाजिक आंदोलन, जिसको पारंपरिक सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, और एक होता है न्यू सोशल मूवमेंट या नव सामाजिक आंदोलन। तो जो पारंपरिक सामाजिक आंदोलन है, आंदोलन को परिभाषित करते हुए टर्नर और क्लियन ने कहा है कि एक सामाजिक आंदोलन को समाज या समूह में होने वाले परिवर्तन को बढ़ावा देने या कुछ निरंतरता के साथ परिवर्तन का विरोध करने के लिए सामूहिक कार्य रूप में लिया जा सकता है, जिस समाज या समूह और जिसका यह हिस्सा है। यानी कि अगर सामाजिक आंदोलनों के कुछ मुख्य पहलुओं की बात की जाए, कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की जाए या घटकों की बात की जाए, तो उसमें सामूहिक प्रयास, सामूहिक कार्य, एक नेतृत्व, एक उद्देश्य और परिवर्तन लाना या परिवर्तन होने से रोकना, ये उद्देश्य होता है सामाजिक आंदोलन का। तो जो पारंपरिक सामाजिक आंदोलन, पुराने सामाजिक आंदोलन को हम पारंपरिक सामाजिक आंदोलन करते हैं, जो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो श्रमिक या मजदूर वर्ग के आंदोलनों के नए रूपों से काफी अलग होते हैं। इसमें उनके लक्ष्य, संगठनात्मक संरचनाएं और कार्रवाई प्रदर्शन पारंपरिक लोगों से स्पष्ट रूप से अलग और भिन्न होते हैं। आंदोलनों के पारंपरिक रूपों को आर्थिक पुनर्वितरण की दिशा में काम करने वाले श्रमिक वर्गों के आसपास केंद्रित माना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो जो पारंपरिक आंदोलन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक पुनर्वितरण की जो बात है, या इसको कहते हैं इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसको आसपास केंद्रित होते हुए दिखते हैं। 1960 के दशक तक मार्क्सवादी सिद्धांतों का व्यापक रूप से गति प्राप्त करने वाले आंदोलनों के साथ समर्थन करने के लिए उपयोग किया गया था। अगर बात की जाए तो 1960 के दशक में जब मार्क्सवाद, अगर याद हो, वो दौर ऐसा था कि औद्योगिकरण के पश्चात पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और जिसको अमेरिका और रूस और चाइना के बीच अगर देखें तो एक द्वंद्व के रूप में प्रारंभ हुआ था। कोल्ड वॉर उसका परिणति था, अगर आप ध्यान दें तो 1960 के दशक में इन मार्क्सवादी विचारकों ने ऐसे आंदोलनों को समर्थन दिया था। हालांकि 1960 के दशक के बाद चीजों में भारी बदलाव आया, परिस्थितियों में काफी बदलाव आया। बड़े पैमाने पर छात्र विरोध का आयोजन किया जा रहा था और संभवतः वाटरशेड का क्षण आया जब 1968 में फ्रांस और बर्लिन में, 1969 में इटली में, और इसी तरह 1960 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्र आंदोलनों को समेकित किया गया था।
आंदोलनों के पुराने रूपों की कमियों की समीक्षा करने और भोले भाले नव शिक्षियों की कर्म भूमि को कहीं और तलाश करने का समय आ गया था। यानी जो पुराने आंदोलन, पारंपरिक आंदोलन थे, उनको उनकी कमियों को उजागर करने के लिए, कमियों को सही करने के लिए जो एक एक टाइम ऐसा आया था कि उसमें कुछ परिवर्तन करने की महत्ता उस समय लोगों को लगी थी, और इसी प्रयास के तहत सामाजिक वैज्ञानिकों ने खास करके हमारे द्वारा देखी गई विभिन्न किस्मों को वैध बनाने के लिए नई सामाजिक आंदोलन प्रतिमान को डिजाइन करने का फैसला किया। समाज में जिस तरह के विकास और परिवर्तन हो रहे थे, उसके हिसाब में सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी सामाजिक आंदोलनों के व्यवहार, सामाजिक आंदोलनों के तरीकों में परिवर्तन की भी बात करने की कोशिश की, और उनको समझने के लिए नए सामाजिक आंदोलन प्रतिमान को डिजाइन करने का फैसला भी किया। यानी नए तरह के जो नए आंदोलन हो रहे थे, नए मुद्दों को लेकर के, नई नई उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको समझने के लिए जो हमारे समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, जिसको आंदोलन के नए प्रतिमान को डिजाइन करने का फैसला किया। अब नव सामाजिक न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? तो पारंपरिक सामाजिक आंदोलन हम लोगों ने समझा। पारंपरिक सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। जब भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ऐसे तमाम सामाजिक आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए। तो ये मुख्य मुद्दों के आंदोलन थे जो बड़े लेवल पर उसका अस्तित्व होता था, और बहुत बार तो राज्य के साथ उनका संघर्ष होता था, बहुत बार जो है समाज में सुधार का एक पक्ष होता था, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह का हो, चाहे जातिवाद का हो, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन हो, जातिगत सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन हो। तो अगर आप देखेंगे तो हर धर्म में ऐसे समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, हर समाज में ऐसे समाज सुधार आंदोलन हुए हैं। लेकिन जब हम नए सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, न्यू सोशल मूवमेंट जिसको कहते हैं, वह उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव का संकेत है, और इसलिए एक सहायक के रूप में कामकाजी और मजदूर वर्ग के आंदोलनों से बहुत अलग है। मतलब जो जो उत्तर औद्योगिक समाज आया, औद्योगिक समाज के बाद पूंजीवाद और उत्तर पूंजीवाद का जो दौर आया, नव उदारवाद का दौर, उसमें देखा गया कि उसको एक सहायक के रूप में कामकाजी और मजदूर वर्ग के आंदोलनों से बहुत अलग तरीके का वो था। वैचारिक रूप से इन आंदोलनों का दावा है कि उपयोगितावादी मुद्दों से कम होने के बजाय वे जीवन की गुणवत्ता और जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने के तरीकों, जैसे गुणात्मक पहलुओं के बारे में अधिक चिंतित हैं। यानी अगर नौ आंदोलनों के मुख्य पक्ष को ध्यान से देखा जाए तो उपयोगितावादी मुद्दे, खास करके असमान वितरण, अर्थ का असमान वितरण, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की बात हो। इसके अलावा इन्होंने क्या, इनका जो प्रमुख फोकस था वो था जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने की तरीकों और उनके गुणात्मक पहलुओं के बारे में अधिक चिंता करने की बात थी। यानी आर्थिक पहलू से, जीवन यापन की मुद्दों से थोड़ा हट करके सामाजिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब पहलुओं को भी, गुणात्मक पहलुओं को भी संज्ञान में लेने की पर जोर दिया गया। यानी नौ सामाजिक आंदोलन जो है उनका फोकस इन्हीं मुद्दों की तरफ ज्यादा हुआ। इस तरह के आंदोलनों में दूसरों के अलावा शहरी सामाजिक संघर्ष, पर्यावरण या पारिस्थितिकी आंदोलन, महिला और समलैंगिक मुक्ति, शांति आंदोलन और सांस्कृतिक विद्रोह मुख्य रूप से छात्र एवं युवा सक्रियता से जुड़े शामिल हो सकते हैं। जो न्यू सोशल मूवमेंट जिनको कहते हैं, उसमें हम जैसे पर्यावरणीय आंदोलन है, महिला या लैंगिक जो मुक्ति की समलैंगिक बात है, जो एलजीबीटी मूवमेंट चल रहा है, आपको पता होगा, शांति आंदोलन, पीस जो मूवमेंट चल रहे हैं, पीस स्टैब्लिश करने के लिए, सांस्कृतिक कल्चरल रिवॉल्यूशंस जो आई कई देशों में, अरब में कई देशों में देखी गई, उधर मध्य पूर्व में कई देशों में देखी गई, जो इसको स्प्रिंग के रूप में कई जगह जाना गया। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विद्रोह का एक जो और एलजीबीटी मूवमेंट है, एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट है, इको फेमिनिज्म, ये सारे मुद्दे जो हैं वो नौ सामाजिक आंदोलनों के तहत आते हैं।
इन नए सामाजिक आंदोलनों में विभिन्न उल्लेखनीय पर्यावरण आंदोलन शामिल थे। इन नए सम जैसा कि ज़ाहिर भी है कि जो पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो आंदोलन थे, जो वो मुख्य रूप से इसमें शामिल किए गए थे और इसने दुनिया का ध्यान विश्व और पर्यावरण के प्रति खींचने में एक सफलता हासिल की। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों अब बात आती है कि भारत में जो पर्यावरणीय आंदोलन है वो कौन से हैं, कैसे हैं, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन राज्य के विकास और अपने लोगों को दी जाने वाली स्वायत्तता के साथ ही कलह स्पष्ट हो गई। सीमांत लोगों के अधिकारों की रक्षा और देश में औद्योगिक या वाणिज्यिक विकास का नेतृत्व करने के बीच हमेशा तनाव रहा है। ये बात हमेशा देखी गई जिसको कहते हैं हम अक्सर जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र में जब पढ़ते हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी विकास पर्यावरण के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। यह हमेशा से रहा है, भारत में भी रहा है। सीमांत लोगों जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों ने अक्सर खुद को हाशिए पर पाया। वो मार्जिनलाइज अपने आप को डाउन ट्रोडन स्थिति में बहुत हाशिए पर पाया है और संसाधनों पर इस तरह के जबरदस्त राज्य प्रायोजित घुसपैठ से खुद को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। जो उन्हें लगता था कि वह उनके अपने संसाधन हैं। वनों, बागों, बगीचों और भूमि को ग्रामीणों की सामान्य संपत्ति के रूप में माना जाता था। सार्वजनिक संरक्षण और वन पशुपालन और को सावधानी पूर्वक और नाजुक तरीकों से अच्छी तरह से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता था, जब तक कि वह आक्रामक औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव में नहीं आए थे। भारत का इतिहास देखा जाए, भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का इतिहास देखा जाए, तो ये आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। आप अपने बाबा दादा से जब बात करेंगे, पाएँगे, तो आपको लगेगा कि भारत की जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो पर्यावरण के साथ इतना एकीकृत थी कि उस पर निर्भर थी कि एक-दूसरे को से लाभ भी लेना, एक-दूसरे को गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। पर्यावरण को संरक्षित भी करना है, रिसाइक्लिंग की एक मजबूत व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। चाहे वो पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे हमारे रीति-रिवाज हों, हमारी परंपराएँ हों। अभी हाल ही में हम लोगों ने मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, ये सारे त्योहार हम लोगों ने सेलिब्रेट किए। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति कितना प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे कृषि से, हमारे बगीचों से, बाग-बगीचों से उनका संरक्षण। तो और ख़ास करके देखा जाए तो जो सीमांत लोग हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनकी निर्भरता इन्हीं बाग-बगीचों पर और वनों पर, संसाधनों पर होती थी और इसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता था। हालाँकि शुरू से ही प्राकृतिक संसाधनों सभी समुदाय के हुआ करते थे। प्राकृतिक संसाधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका सावधानीपूर्वक पालन-पोषण और देखभाल किया करते थे और उनकी भरपाई भी करते थे। बाहरी लोगों द्वारा इन संसाधनों के अचानक हड़पने से ग्रामीणों के जीवित रहने और आजीविका चलाने की संभावना के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। जिन्होंने इतनी अपनी हरी भरी भूमि और जंगलों पर इस तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की। भारत में प्रकृति और उसके पवित्र खांचे की पूजा लंबे समय तक बनी रही थी। वनों को देवी देवताओं के रूप में चित्रित किया गया था। उन्हें स्पष्ट विस्तार के साथ सम्मानित किया गया था। अब बात आती है कि जब हम भारत में पर्यावरणीय आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ और ना केवल भारत के लिए बल्कि विश्व पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलनों में वो एक सिरमौर के रूप में है और विश्व ने भी उससे बहुत सीख ली है और वो एक नज़ीर के रूप में भी पेश किया जाता है दुनिया के सामने। तो ये जो चिपको मूवमेंट था, जो पर्यावरणीय आंदोलन था, उसकी क्या अपनी कहानी है, उसका क्या इतिहास है, उसके क्या कौन-कौन से किस क्षेत्र में हुआ, उसका क्या, इसको समझना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम पर्यावरणीय आंदोलनों को समझ रहे हैं तो। अब बात आती है कि जैसा कि कहा गया कि हमारे देश के ऐसे समुदाय हैं, समाज हैं, जिनके देवी-देवता जंगल के मैदान में रहते हैं और पेड़ों को अपना देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करना, ऐसे तमाम समुदाय। मणिपुर का मैती समुदाय उनमें से एक है या हमारा जो है बिश्नोई समाज है राजस्थान का अगर आप बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रकृति से रिलेटेड, चाहे वो पशु हों, वहाँ पर रहने वाले जंगलों संरक्षण करना हो, उसको बढ़ावा देना हो,
तो ऐसे तमाम ऐसे समुदाय भारत के इतिहास में है, भारत में रहे हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए तमाम आंदोलनों को भी जागृत करने वाले रहे हैं। ऐसे में तो इसको समझना ज़रूरी था। तो जहाँ तक बात चिपको मूवमेंट की थी, तो उत्तराखंड जो आज वर्तमान में है, जो पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, जो नेपाल से सटा हुआ एक हमारा प्रदेश था, उसमें गढ़वाल रीजन जो प्रमुख भूमिका वहाँ पर निभाई गई, और ये चिपको मूवमेंट वहीं पर जाकर के वहीं से बीजारोपण इसका हुआ। अब गढ़वालियों ने जंगलों की पूजा की, जिन गांव स्थानीय देवता, जैसे पूरे हिंदू समाज में अगर आप देखेंगे तो देवता के रूप में उनकी पूजा होती है, उनको माना जाता है। उसी तरह गढ़वाल समाज में उत्तराखंड में भी पेड़ों को, नदियों को और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को वो पूज्य मानते हैं। प्रत्येक गांव में ऐसे ग्राम देवता, इष्ट देवता हुआ करते थे जिनकी बहुत धूमधाम से पूजा, सबसे यह उम्मीद की जाती थी कि पेड़ों को डरावनी आत्माओं और उन्हें बाहरी तबाही से बचाया जाए। उन्होंने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए संस्थागत प्रथाओं की तलाश नहीं की, बल्कि अपने विवादों, दुखों और शिकायतों को निपटाने के लिए गैर संस्थागत दैवीय उपायों पर भरोसा और विश्वास किया। इसने उन्हें एक सहज, अहानिकर और निर्दोष व्यक्तित्व मिल गया, जिसने उन्हें कठिन प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद की। अब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य और मतलब, पेड़ देखा जाए, अगर कारण देखे जाए चिपको आंदोलन का, तो विरोध का क्या कारण था? तो दो मुख्य कारण थे। पेड़ों की कटाई काफी हद तक, जो जो अगर देखा जाए तो चिपको मूवमेंट का नाम ही इससे पड़ा कि उसको, पेड़ों को अपने गले लगा लेना, जो उनकी कटाई के विरोध में था। पेड़ों की कटाई के सदियों से गांवों को सहारा और आसरा देने वाले जंगलों को अचानक औपनिवेशिक शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि ब्रिटिश काल में आपने देखा कि उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी जंगलों और ऐसे खनिज संसाधनों, पहाड़ों, नदियों पर उन्होंने अपना एक अपने हाथ में, अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसा कानून पास करके, जिन्होंने आम लोगों पर अन्याय करके उनके वन अधिकारों को हड़प लिया। पुरुष जंगलों के दीवाने थे, उनको जंगलों के प्रति जुनून था, क्योंकि वे उनकी प्राकृतिक संसाधनों के भंडार गृह के रूप में सेवा करते थे, जिसके बिना वे नहीं रह सकते थे। पेड़ उन्हें फल, फूल, जामुन, जड़ों, लकड़ी और चारे की नियमित आपूर्ति प्रदान करने के अलावा परोक्ष रूप से भूजल स्तर को बनाए रखने, सूखे एवं अकाल को रोकने के लिए मिट्टी को बांधने में मदद करते हैं। गढ़वाल के लोगों ने जंगलों की स्तुति और अत्यंत सावधानी पूर्वक हर संभव देखभाल करने के तरीकों से उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कड़े प्रयास किए। उनकी विचारधाराएं न केवल शारीरिक रूप से ऐसी पारिस्थितिक नैतिकता से जुड़ी हुई थी, जिसने वृक्षों के संरक्षण को अपने सांप्रदायिक जीवन में सबसे ऊपर रखा। वे वनों की कटाई के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक सचेत और सावधान थे, और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे परिदृश्य में पेड़ों की कटाई को सख्ती से रोकने में भी कामयाब हुए। अब बात आती है कि दो प्रमुख कारण थे, एक तो रेलवे का निर्माण और दूसरा सिपाही विद्रोह। जहां उत्तराखंड में, खास करके गढ़वाल रीजन में, अंग्रेजों ने रेलवे के निर्माण की वजह से और सिपाही बगावत, जो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके उसके कारणों ने उत्तराखंड में पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उनको अपने पोर्ट तक, बंदरगाहों तक ले जाने के लिए रेल बिछाने का कार्य किया था। 1853 में रेल की पटरी बिछाने का कार्य, 1857 में सिपाही विद्रोह विशेष उल्लेखनीय है, जिसने गढ़वाल के लोगों के लिए मृत्युनाद किया और उनके अस्तित्व को समाप्त करने की घोषणा की। अगर देखा जाए तो ये दो प्रमुख कारण थे जिन्होंने ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने माल और कार्गो के बड़े पैमाने पर परिवहन को सुनिश्चित किया, जिससे रेलवे का निर्माण का आह्वान किया गया। रेलवे के निर्माण में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई, क्योंकि उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, और उनके स्टेशन बनाने के लिए, उनको सड़क बनाने के लिए, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ों की कटाई की जरूरत पड़ी। सिपाही विद्रोह की जहाँ तक बात है, सिपाही विद्रोह
में बगावत शुरू होते ही पेड़ों की कटाई ने विकराल रूप ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सेना ने यह महसूस किया कि विद्रोह को कुचलने हेतु सैनिकों को लाने के लिए रेलवे की अधिक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने उन पेड़ों पर दबाव बनाया जो न केवल रेलवे स्लीपर बनाने के लिए बल्कि रेलवे को बिजली की आपूर्ति के लिए भी काटे गए थे, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि भाप के इंजन से चलते थे, यानी वाष्प इंजन से, कोयले से जिनको बनाया जाता था, कोयले के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी जलाने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करती थी और पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार थी। अब बात आती है कि जो ये चिपको आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए कि ये एक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन था। एक जनता का, एक समाज का आंदोलन था। एक सीधी-सादी और शांतप्रिय जीवन शैली पर किसी विदेशी कानून द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जो उबलते हुए धुएँ की कड़ाही बन गया। 27 दिसंबर 1906 को यह स्थिति तेजी के साथ नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। शुरुआत में ये आंदोलन जो वो हिंसा तो थी उसमें, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो अहिंसक आंदोलन बन गया। 1906 में स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई, जब टिहरी में डेरा डाले हुए वन अधिकारियों पर 200 ग्रामीणों ने हमला किया, तो यह एक हिंसक आंदोलन हो गया। 1907 में जब टिहरी के तत्कालीन वन अधिकारी सदानंद गैरोला के साथ खंडोगी में मारपीट की गई, तब हिंसा फिर शुरू हो गई और फिर से भड़क उठी। गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए राजा कीर्ति शाह तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसा कि चिपको आंदोलन जल्द ही छिन्न भिन्न हो गया और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के रास्ते पर चलने के लिए अपनी हिंसा को खत्म कर दिया। अहिंसक आंदोलन के रूप में वो परिवर्तित हो गया। 1930 में गढ़वालियों ने वन जंगल और उसके धन के एजेंडे के इर्द गिर्द निर्णायक रूप से अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सत्याग्रह आंदोलन को रावैन क्षेत्र में औपनिवेशिक वन नियमों के खिलाफ अत्यधिक उत्साह के साथ चलाया गया था। टिहरी के राजा, जो उस समय यूरोप के दौरे पर थे, ने अपने दीवान चक्रधर जैल से कहा कि वे बल और सशस्त्र दमन के साथ आंदोलन को पीछे हटा दें। यमुना नदी पार करते समय कई निहत्थे सत्याग्रही कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। चिपको आंदोलन ब्रिटिश राजनीति की बुरी नीतियों का मुकाबला करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध के गांधीवादी दर्शन के विस्तार के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ। सत्याग्रह आंदोलन के इन गुण को श्री देव सुमन, मीरा बहन और सरला बहन जैसे गांधीवादियों द्वारा चिपको आंदोलन को एक वृत्ति या उपवास के रूप में दिया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान श्री देव सुमन को गांधीवादी सत्याग्रह में शामिल किया गया था। वह गढ़वाली लोगों के अधिकारों की हिमायत करते हुए शहीद हो गए थे। मीरा बहन और सरला बहन दोनों गांधी जी के तत्वाधान में काम किया था। उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने हिमालय की गोद में शरण ले ली और वहां अपने आश्रम स्थापित किए। इसलिए उन्होंने शिवा ने कहा कि न्याय और पारिस्थितिक स्थिरता पर आधारित विकास के गांधीवादी विश्व दृष्टिकोण से लैस उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में महिला शक्ति और पारिस्थितिकी चेतना के विकास में शांतिपूर्वक योगदान दिया। एक प्रमुख नाम, एक प्रमुख चेहरा जो इस शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन में प्रमुख रूप से उभरा, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन गांधीवादियों से प्रेरित नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं में प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा 13 साल की उम्र में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए थे। वो शुरुआत में ही राष्ट्रवादी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उससे वो जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर निकल के बात आती है कि चिपको आंदोलन की कुछ विशिष्टताएं थी, खास करके जो हमारी बहनें, जिनको देव सुमन, मीरा बहन और सरला बहन के नाम से जाना जाता है, चूंकि महिलाओं की अग्रसर भूमिका रही है इस आंदोलन में। महिलाएं आगे आकर के जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा और लोगों के द्वारा, तो वो आकर के पेड़ को गले लगा लेती थी और कहती थी हम पेड़ को अपने काटने नहीं देंगे, ये हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन यापन इन पर है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। यहाँ बात ये नहीं थी, बात इसके अलावा भी ये थी कि इन महिलाओं, खास करके चिपको मूवमेंट ने जेंडर और पर्यावरण, या कहेंगे हम उसको लिंग और पर्यावरण में एक एकजुटता का जो भाव था, एक अंतर्निहितता थी जिसको कहेंगे, अंतर्निर्भरता थी, उसको भी उजागर किया। और जब भी पर्यावरणीय आंदोलन की बात की जाएगी दुनिया में, तो महिलाओं की भूमिका उसमें सबसे सर्वोपर होकर के आगे निकल के आती है। और
जो विश्व पर्यावरणीय जो आंदोलन थे उनको देखा जाए तो आप ये देखेंगे उसमें कि खास करके इको फेमिनिज्म जो जो पर्यावरणीय नारीवादी मूवमेंट जो था, आंदोलन था, उसने भी इस बात को बढ़ावा दिया और चिपको मूवमेंट को एक नज़ीर के रूप में इस्तेमाल किया कि इसीलिए महिलाएं ना केवल पर्यावरण को संरक्षण अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कर सकती हैं, बल्कि वो पर्यावरण रोकने के लिए आंदोलनों को भी बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि उनका जीवन क्योंकि महिलावादी पर्यावरणविद थे जो, उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं और जो प्रकृति है, वो दोनों की स्थिति एक जैसी है। दोनों का दोहन किया जाता है। पुरुषवादी समाज में महिलाओं का दोहन किया जाता है और वर्तमान समाज में जो है वो पर्यावरण का दोहन किया जाता है और दोनों के अंदर सहनशीलता है, दोनों के अंदर एक प्रेम भाव है, यानी दोनों के अंदर एक पालन पोषण की जो क्वालिटी है, एक ममत्व है, वो दोनों में पाया जाता है। इसी तरह से जो इको फेमिनिस्ट मूवमेंट था वो इमर्ज हुआ और खास करके बात की जाए जब चिपको मूवमेंट की तो उसमें महिलाओं की भूमिका भी अग्रसर थी। यद्यपि सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें बात ये नहीं है, चूँकि सुंदरलाल बहुगुणा के साथ उनकी पत्नी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, तो कहीं न कहीं सुंदरलाल बहुगुणा के मोटिवेशन के पीछे भी महिलाओं की, स्त्रियों की वो भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता और उनके वो गुण थे जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हो सकते थे, तो उन्होंने भी उन चीज़ों को बढ़ावा दिया। तो यहाँ एक एक बात समझने की महत्वपूर्ण ये है कि पर्यावरणीय आंदोलन जो है वो महिलाओं के नेतृत्व में दुनिया के विभिन्न देशों में चला और वो फलीभूत हुआ और आज भी जो पर्यावरणीय आंदोलन हो, चाहे वो सुनीता नारायण उनका हो, क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या विश्व स्तर पर हो, तो ये कहने का तात्पर्य है कि चिपको आंदोलन ने दुनिया को एक नज़ीर पेश की। हालाँकि एक दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय समाज में जो चिपको आंदोलन की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया गया और अभी बहुत कम उस पर काम चल रहा है। तो पर्यावरणीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चिपको मूवमेंट, भारत की नीतियाँ, ये सब एक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको हमको समझना चाहिए। तो आज विस्तृत रूप में हम लोगों ने आज इसके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।